Hello students, welcome back. Myself Pranay Joshi. On Saturday, I have provided you the notes of periodic classification of element on the topic whatever which has been taught to you to Saturday. बेसिकली बहुत सारे बच्चों के फोन आए, कुछ 3-4 बच्चों के कॉल्स आए कि सर हमें बेसिक में प्रॉब्लम है, या हमारे पहले के कुछ लेक्चर मिस हुए हुए, या हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, समवॉट लाइक दैट, या फिर हमारे स्कूल में कुछ दूसरे चैप्टर चालू हुए हुए और आप हमें दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हो इसलिए लिंक नहीं लग रही है। मैं स्टूडेंट्स आपको लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा केयरफुली सुनना कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग राइट नाउ। आप किस फेज में से जा रहे हैं, हम सब जने, हमें क्या करना चाहिए इस समय के ऊपर में और हमारे लिए क्या जरूरी है। आपके सामने भी नोट्स जो दिख रहे हैं वो नोट्स आप ऐसा समझिए कि अभी ये गोल्डन पीरियड है हमारे लिए, अगर हम हमारी पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सर स्कूल में दूसरा लेसन चालू हुआ है, आप यहाँ पे दूसरा पढ़ा रहे हो, फिर आप ऐसा दूसरा क्यों पढ़ा रहे हो? स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसा लेसन पढ़ा रहा हूँ जिस लेसन में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बुक है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग रहा तो ये लेसन आपको अच्छे से समझेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली ये लेसन हमने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है, इसलिए हमारा टाइम भी बच जाएगा, ये लेसन के लिए हमारे को टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और हमें अच्छे से याद हो जाएगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में अभी कौन सा लेसन चल रहा है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 10th का रिजल्ट जो बोर्ड एग्जाम का होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंडिंग से लेके मार्च के मिड तक की जो रिजल्ट एग्जाम रहती है आपकी, उस एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं। हमें आज जो हम पढ़ रहे हैं यानी इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर के मार्च तक के याद रखना है, यानी लगभग 1 साल पूरा हमें याद रखना है। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम थ्रू आउट द ईयर इसको रिकॉल ना करते हुए याद करें? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हमें इसे रिकॉल करते रहना पड़ेगा। तो अभी पढ़ाने का रीजन ये है कि अगर ये लेसन आपको समझ जाए तो 100% आपको आने वाले केमिस्ट्री के हर लेसन समझ जाएंगे। और दूसरा, ये लेसन लगभग इजी है कंपेयर टू अदर लेसन, क्योंकि ये लेसन के अंदर में थ्योरी पार्ट कम है, कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है। अब कंसेप्चुअल की पार्ट की बात करते हैं तो इस लेसन में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफिकेशन करना क्यों चालू किया था, व्हाई डिड दे स्टार्टेड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आपने नोट्स में देखा है कि नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी थी। जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई तो फिर साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि इन्हें अरेंज करके इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी चाहिए। तो हर साइंटिस्ट ने थोड़ा यूज किया अपने ब्रेन पावर को और अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन चालू किया। फिर भी साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो एटॉमिक मास ये कंसेप्ट यूज कर रहे थे। अब व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो लेट मी जस्ट रिकॉल द 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4, उसमें आपने डाल्टन के बारे में पढ़ा था। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फाउंड आउट द एटम, और उस एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल को बोहर ने आइडेंटिफाई किया था। फिर बोहर की थ्योरी के बाद में समझा कि एटॉमिक नंबर यानी क्या और एटॉमिक मास यानी क्या। एटम का मास वैसे तो पता था, पर एक्चुअली एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो साइंटिस्ट लोगों को उतना क्लियर नहीं था, या दे वेरंट श्योर अबाउट द आइसोटोप कांसेप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हिच वी आर स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। अब ये आइसोटोप और आइसोबार अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी लेक्चर, n times you can call me, you can message me, I will give you the specific time, you can call that time, I will answer each and every doubt of you। आपके जो भी डाउट होंगे मैं आंसर करूंगा, लेकिन आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरएक्टिव क्लास नहीं हो रहा है, ये एक थियोरेटिकल क्लास हो रहा है जिसके अंदर में हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग द क्यूरी। अगर आपको क्यूरी है तो आप पूछिए, बिकॉज आपकी क्यूरी आपके लिए एक स्टेपिंग स्टेज, सक्सेस के लिए स्टेपिंग बन जाएंगी जिसके ऊपर आप चढ़ के सक्सेस को पा सकते हो। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, और उसको अगर हमको स्टडी करना है कि एग्जैक्टली कौन से कार्ड कितने हैं, तो हम उनको अरेंज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने कौन से नंबर्स के कार्ड कितने टोटल काउंट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर के कार्ड कितने हैं तो 4 रहेंगे, 10 नंबर के भी कार्ड कितने तो 4 रहेंगे, कौन से वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम उनको अरेंज करते हैं। तो क्या एक कंसिडर करते हैं कि 52 में से 52 में से एक पत्ता मिसिंग है। अगर पत्ता मिसिंग है और वो कौन सा पत्ता है हमें पता नहीं,
तो हमें उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। जब अरेंज करेंगे तो सीरियल ऑर्डर में लगाते टाइम पे जो पत्ता नहीं आया वो पत्ता मिसिंग है, यानी कुछ कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें सीरियल ऑर्डर में उसे अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही साइंटिस्ट ने किया कि एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया एक टेबल के अंदर में, और उसी टेबल को आज हम लोग पीरियोडिक टेबल से जानते हैं। अब उसमें दो कंसेप्ट लगने वाली थी, एक एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन आपके सामने, द नंबर ऑफ प्रोटॉन or number of electron present in an atom is called as atomic number. It is denoted by the letter Z. वो Z लेटर से डिनोट होता है, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। और ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेंगे, ये कभी भी कोई भी कंडीशन के अंदर में ये होल नंबर नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन या जितने भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे वो उसका क्या रहेगा, एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। एटॉमिक मास को डिनोट करने के लिए हम लोग लेटर ए यूज करते हैं, और ये हमेशा होल नंबर रहेंगे। मींस एटॉमिक मास कभी किसी एलिमेंट का 0 भी हो सकता है, इसीलिए इसको होल नंबर बोला गया है। फिर सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफाई किया उनका नाम था वॉल्फ्रेड डोबेनर। डोबेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1817 में, जर्मन साइंटिस्ट 1817 के अंदर में एक थ्योरी सजेस्ट करी। उनकी थ्योरी के हिसाब से ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, और उन एलिमेंट को उन्होंने नाम दिया, एक ग्रुप बना के ट्रायड का नाम दिया गया। ही अरेंज दिस 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड के जो 3 एलिमेंट थे उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का की तो उनके एटॉमिक मास की जितने भी एलिमेंट उसने ग्रुप में लिए थे, फॉर एग्जांपल जो 3 एलिमेंट थे उनके 3 एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा वो सबसे पहले आएगा, जिसका एटॉमिक उससे थोड़ा बड़ा वो दूसरे नंबर पे आएगा, जिसका एटॉमिक और भी बड़ा वो तीसरे नंबर पे आएगा। उनको अरेंज किया और अरेंज करके उसे समझ में आया, ही फाउंड दैट कि अगर मैं मीन निकालता हूँ, उसने सोचा कि अगर मैं मीन निकालता हूँ द एटॉमिक मास और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर वो मीन निकालता है तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 है। तो वेरीफाई करना क्या था कि लिथियम और पोटेशियम को अगर मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता हूं तो क्या वो अप्रोक्सीमेटली बीच वाला जो है यानी सोडियम को आता है क्या इक्वल। वेरीफाई करना था तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे करके दिखाया, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 46/2, दैट इज नथिंग बट 23, एंड 23 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सोडियम का 23 एटॉमिक मास। लगभग क्या यहाँ पे तो डायरेक्ट इक्वल आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40.1, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास वैसे तो था 87.6, लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 40.1 प्लस 37.3 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वहां पे आएगा 88.7 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 87.6। इसका मतलब यहाँ पे भी डोबेनस की थ्योरी क्लासिफाई हुई या फिर बोल सकते वेरीफाई हुई। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.1, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79.9 एक्चुअली, पर अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 35.5 प्लस 26.9 जो आयोडीन का एटॉमिक मास था वो ब्रोमीन में ऐड करके डिवाइड बाय 2 निकाल के उनका मीन निकाला गया, वो मीन आया 81.2, दैट इज 79.9 से लगभग इक्वल था। लेकिन आप नोट करोगे तो पहली केस में अप्रोक्सीमेटली बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मतलब पूरा ही क्लोज था। सेकंड केस में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा होने लगा और थर्ड केस में डिफरेंस और भी बढ़ने लगा, यानी पूरी तरीके से डोबेनियर ने हर एक एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर पाए और उनके अप्रोक्सीमेशन भी बढ़ते गई, इसीलिए उनकी थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, उसे एक तरीके से पूरा हम बोल सकते अथॉरिटी मिली नहीं। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया था लॉज ऑफ ऑक्टेव। जैसे संगीत में 7 स्वर रहते हैं, 7 स्वर सा, रे, ग, म,
प ध नी एंड देन अगेन हम बोलते हैं सा। वैसे यहाँ पे 7 स्वर के बाद में जो 8वां एलिमेंट था वो वापस पहले एलिमेंट को मैच होता है, वैसा ही उनका बोलना था। जहाँ पे आप पढ़ सकते होंगे तो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlated the atomic masses of the element by their properties in different way. In 1866, Newland arranged his known element in an increasing order of their atomic masses. डोबेनियस ने भी जो 3 का ग्रुप बनाया था उसमें एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में भी अरेंज किया है। एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो था उससे स्टार्ट किया उन्होंने। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला एलिमेंट उन्होंने हाइड्रोजन रखा और वहां से वो ही एंडेड एट द लास्ट हेवीएस्ट एलिमेंट that was thorium. यहाँ पे आप नोट्स कर सकते हैं Zr is the symbol of thorium. He found that every 8 element had the properties similar to that of first. उनकी जो यहाँ पे ये थ्योरी थी वो क्या बोलना था उन थ्योरी का कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट को मैच करती है और वैसा ही उन्होंने अरेंज करना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 एलिमेंट हो चुके थे। जो 8वां एलिमेंट था वो था फ्लोरीन, वो इसके यानी हाइड्रोजन को मैच कर रहा था। अगेन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे 7 एलिमेंट हुए फ्लोरीन के बाद में के। और पोटेशियम 8वां एलिमेंट है जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ग्रुप में मैच करता है। वैसे आप देख सकेंगे तो ऐसे एलिमेंट मैच करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से करेक्ट था क्या? नहीं, इसमें लिमिटेशन बहुत थे। जैसे कि देखा जाए तो द लॉ वॉज फाउंड अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, यानी ये कैल्शियम जो एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम एलिमेंट यहाँ तक के सक्सेसफुल था, इसके बाद में पूरी तरीके से प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। मोर ओवर ही प्लेस डिफरेंट एलिमेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट और निकल को या फिर CeNLa को, लिथियम को उन्होंने एक तरीके से लैंथेनियम को एक तरीके से एक ग्रुप में 2-2 एलिमेंट प्लेस करे थे। ये भी उनका एक ड्रॉबैक था, यानी उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट रखना है लेकिन कहीं पे उनको 2 एलिमेंट रखना पड़ा। कुछ एलिमेंट ऐसे रखे गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं होती थी, जैसे आप नोट कर सकते होंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैग्नीज की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं होती है। साथ ही में हम और आगे देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि फ्लोरीन या आयन Fe जो सिंबल का आयन है ये ऑक्सीजन के ग्रुप में रखा गया है, नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखा गया है, वो मेटल्स के ग्रुप में होना चाहिए। म्हणजे कहीं ना कहीं कोबाल्ट और निकल जो रखे गए वो हेलोजन के ग्रुप में रखे गए, वो वहां पे प्रॉपर्टीज को मैच नहीं करते हैं। कोबाल्ट और निकल जहाँ पे आप देख सकते हैं तो कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप में मैच नहीं हो रही थी, कहीं पे एक से ज्यादा एलिमेंट रखे गए थे, यानी एक तरीके से। और जो लॉ था वो कैल्शियम तक के परफेक्टली एप्लीकेबल था, लेकिन कैल्शियम के अंदर पूरी तरीके से परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं था। तो ये ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड के थ्योरी के, इसीलिए न्यूलैंड की थ्योरी भी डिस्कार्ड कर दी गई थी। सो आज मैंने आपको 2 लॉज एक्सप्लेन किए, एक डॉबेनियस का और एक न्यूलैंड का। अब आपसे एक होमवर्क है, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली, रीड वॉट एवर इज गिवन इन दिस नोट्स। आपके पास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में भी दी हुई है, यानी आप प्रिंट कर सकते हैं, वैसे फॉर्मेट में भी दी हुई है, PDF करके आपको ये वीडियोस में भी नोट्स है। आप रीड करिए केयरफुली, नोट डाउन कीजिए उसके पॉइंट और अपने रजिस्टर में इसे एक तरीके से नोट करने के बाद में रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेंगी उसमें मैं मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल फिर से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। मुझे आगे जाके कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको ये समझा नहीं तो। आपको हार्डली 10 वीडियो के अंदर में लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ दैट 10 वीडियो you should be able to understand all the concept that has been taught in this lesson in your टेक्स्ट बुक ऑल्सो। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक के हिसाब से नोट्स नहीं चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से कंसेप्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक आपके पास है, नोट्स इस फॉर्मेट में दिए जाते हैं कि आपको समझ में आए, कुछ शॉर्ट कुछ समराइज वे के अंदर में नोट्स दिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो आप नोट डाउन कीजिए। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट आता है तो बी फ्री टू आस्क, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, और आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लैरिफाई करके दूंगा। टिल दैट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।